तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश के दक्षिणी भाग में नियम नगरी नामक एक अत्यंत व्यवस्थित नगर था। इस नगर की विशेषता थी कि यहाँ हर वस्तु नियम और तर्क से चलती थी। यहाँ के लोग भाग्य या ईश्वर पर नहीं बल्कि अपने कठोर श्रम और निश्चित नियमों पर विश्वास करते थे। वे मानते थे कि जीवन में कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होती, सब कुछ उनके अपने नियंत्रण में है। इस नगर का सबसे बड़ा विद्वान तर्कशील था। तर्कशील ने अपने जीवन में हर चीज की भविष्यवाणी की थी और वह हमेशा सही साबित था। छोटे ओ था, उसे अपने ज्ञान और नियंत्रण पर इतना अहंकार था कि वह शिव की सत्ता को भी केवल सृष्टि का एक नियम मानता था, न कि सर्वोच्च सत्ता। तर्कशील हमेशा कहता था, ईश्वर अदृश्य सूत्रों से भाग्य नहीं लिखते। मनुष्य का भविष्य उसके तर्कसंगत कर्मों से तय होता है। एक बार तर्कशील ने घोषणा की कि वह अपने जीवन की सबसे बड़ी घटना अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी करके महादेव के अदृश्य भाग्य की सत्ता को झूठा साबित करेगा। उसने गहन गणनाएं की और तय किया कि उसकी मृत्यु अगले वर्ष ठीक पूर्णिमा की रात को एक सर्पदंश से होगी। उसने अपनी भविष्यवाणी को रोकने के लिए सारे तर्कसंगत उपाय किए। उसने उस दिन के लिए एक निर्वात कक्ष बनवाया जहां हवा भी प्रवेश नहीं कर सकती थी और सर्प का प्रवेश तो असंभव ही था। वह उस दिन से 1 वर्ष पहले ही उस कक्ष में बंद हो गया। जब पूर्णिमा की वह रात आई तो तर्कशील मुस्कुरा रहा था। उसने सोचा कि उसने नियति को हरा दिया है, लेकिन जैसे ही मध्यरात्रि हुई उसे अपने हाथ में तीव्र पीड़ा महसूस हुई। उसने देखा कि उसे किसी सर्प ने नहीं बल्कि एक छोटी सी मकड़ी ने काटा है, जो शायद कक्ष के निर्माण के समय कहीं अंदर फंसी रह गई थी। वह मकड़ी विषैली नहीं थी, लेकिन उस दर्द के कारण तर्कशील ने घबराकर अपनी मेज पर रखे एक तीखे उपकरण जिससे वह गणनाएं करता था को हाथ से गिरा दिया। वह उपकरण उछलकर उसकी गर्दन की एक अति संवेदनशील नस पर लगा और तर्कशील की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु न सर्पदंश से हुई, न ही किसी बड़ी घटना से, बल्कि अत्यंत छोटी और अप्रत्याशित घटनाओं की श्रृंखला से हुई। मकड़ी का काटना, उपकरण का गिरना और नस पर लगना। तर्कशील का जीवन समाप्त होने के बाद उसकी आत्मा कैलाश पहुंची। वह शिव के सामने खड़ा था, फिर भी उसके अहंकार में कमी नहीं आई थी। उसने महादेव से पूछा, हे शिव, यह अन्याय है। मैंने सर्पदंश की भविष्यवाणी की थी, मैंने अपनी मृत्यु के समय की भविष्यवाणी की थी, मैं सही था। लेकिन आपने एक तुच्छ मकड़ी और एक गिरे हुए उपकरण से मेरी भविष्यवाणी को क्यों तोड़ा? उद्धरण चिन्ह। शिव जी ने शांत होकर उत्तर दिया, ग्रेटर देन तर्कशील, तुम समय और कर्म की गणना कर सकते हो, पर तुम सृष्टि के अदृश्य सूत्रों को कभी नहीं समझ पाए। तुमने सोचा कि तुमने मृत्यु के कारण को नियंत्रित कर लिया है, पर तुमने मृत्यु के क्षण को नियंत्रित नहीं किया। ग्रेटर देन, तुमने मृत्यु का कारण सर्प सोचा, पर मैंने तुम्हें सिखाया कि सृष्टि के सबसे छोटे जीव मकड़ी के काटने से भी एक ऐसी अपेक्षित घटना घट सकती है जो तुम्हारे कठोर तर्क को तोड़ दे। वह उपकरण तुम्हारे ज्ञान का प्रतीक था और वही तुम्हारा अंत बना। ये दर्शाता है कि तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारे अहंकार का कारण था। ग्रेटर देन, मेरा अदृश्य सूत्र किसी बड़ी घटना में नहीं बल्कि उन लाखों छोटे अप्रत्याशित क्षणों में छिपा है जिन्हें तुम व्यर्थ समझते हो। जीवन का सच्चा रहस्य बड़े नियम नहीं है, बल्कि उन छोटी छोटी कड़ियों में है जिन्हें तुम अपनी सजगता में शामिल नहीं करते। ग्रेटर देन, तर्कशील का अहंकार टूट गया। उसने समझा कि भाग्य का खेल केवल बड़े नियमों से नहीं चलता, बल्कि उन अनगिनत अप्रत्याशित क्षणों से चलता है जिन्हें मनुष्य अपनी समझ से बाहर मानता है। उस दिन से नियम नगरी के लोगों ने सीखा कि सजगता केवल वर्तमान को जीने में नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे छोटी और अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति भी विनम्र रहने में है, क्योंकि वही अदृश्य सूत्र शिव की इच्छा को व्यक्त करते हैं। तर्कशील की मृत्यु और उसके बाद महादेव के उपदेश ने नियम नगरी के लोगों में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। अब वे केवल बड़े नियमों पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि जीवन की छोटी सूक्ष्म घटनाओं के प्रति भी सजग और विनम्र होने लगे थे। उन्होंने समझा कि महादेव का रहस्य अदृश्य सूत्रों में छिपा है। तर्कशील का एक युवा शिष्य था जिसका नाम था विनयशील। विनयशील अपने गुरु की मृत्यु से बहुत दुखी हुआ, पर उसने महादेव के उपदेश को पूरी तरह आत्मसात कर लिया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अब अदृश्य सूत्रों का सेवक बनेगा।
विनयशील ने सबसे पहले अपने आश्रम की सबसे छोटी और उपेक्षित वस्तुओं का ध्यान रखना शुरू किया। वह टूटे हुए उपकरण, फेंके गए बीज और यहाँ तक कि फर्श पर पड़े धूल के कणों को भी सम्मान की दृष्टि से देखता था, क्योंकि उसे पता था कि इनमें से कोई भी कण नियति का वाहक बन सकता है। एक बार नियम नगरी में कालकेतु नामक एक क्रूर शासक ने हमला करने की योजना बनाई। कालकेतु अपनी अदम्य शक्ति और बड़ी बड़ी तोपों पर निर्भर था। उसने सोचा कि यह तर्क और नियम पर चलने वाला नगर आसानी से हार मान लेगा। विनयशील को अपनी अंतर्दृष्टि से इस खतरे का आभास हुआ। राजा और मंत्रियों ने बड़े पैमाने पर सेना तैयार करने की योजना बनाई, लेकिन विनयशील को पता था कि बड़े बल से नहीं, बल्कि सूक्ष्म हस्तक्षेप से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। विनयशील ने राजा से अनुमति ली और चुपचाप एक योजना बनाई। वह जानता था कि कालकेतु का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस रात कालकेतु को हमला करना था, विनयशील अपनी सेना के साथ शहर के बाहर गया, लेकिन उसने तलवारों या तीरों का प्रयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का प्रयोग करके युद्ध के मैदान की सबसे छोटी और उपेक्षित चीजों को व्यवस्थित करना शुरू किया। तारांकन उसने कालकेतु की सेना के घोड़ों के रास्ते में बरगद के फलों के छोटे चिपचिपे बीज बिखेर दिए। तारांकन उसने तोपों के पहियों के नीचे बारिश से भीगी हुई चिकनी मिट्टी को जानबूझकर इकट्ठा किया। तारांकन उसने सेना के भोजन की आपूर्ति के रास्ते में पत्थर के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े रखवा दिए, जो केवल जूते के तलवों को घायल कर सकें। जब सुबह कालकेतु की विशाल सेना आगे बढ़ी, तो घटनाओं की एक अदृश्य श्रृंखला शुरू हुई। तारांकन घोड़ों के खुर बरगद के चिपचिपे बीजों से फिसलने लगे, जिससे उनकी गति धीमी हो गई। तारांकन तोपों को खींचने वाले पहिए गीली मिट्टी में फंस गए और उन्हें आगे बढ़ाना असंभव हो गया। तारांकन सिपाहियों के जूतों के तलवे नुकीले पत्थरों से घायल हो गए, जिससे उनका अनुशासन भंग हो गया और वे असहज हो गए। ये सभी घटनाएं इतनी सूक्ष्म थीं कि कालकेतु के सेनापति ने इन्हें सामान्य दुर्घटनाएं माना, लेकिन इन अदृश्य बाधाओं ने सेना के आत्मविश्वास और लय को पूरी तरह तोड़ दिया। जब कालकेतु ने देखा कि उसकी विशाल सेना एक तुच्छ मिट्टी और पत्थरों के जाल में फंस गई है, तो उसका अहंकार चूर हो गया। उसे लगा कि कोई दैवीय शक्ति उन्हें रोक रही है। वह अपने ही क्रोध और निराशा के कारण बिना लड़े ही वापस लौट गया। युद्ध जीतने के बाद राजा ने विनयशील से पूछा, तुमने इतनी बड़ी सेना को केवल मिट्टी और पत्थरों से कैसे हरा दिया? विनयशील ने कहा, ग्रेटर देन महाराज, मैंने उन्हें नहीं हराया, मैंने बस महादेव के अदृश्य सूत्रों को उनका काम करने दिया। मैंने गुरु तर्कशील की गलती से सीखा है कि बड़ी शक्ति केवल बड़े तत्वों में नहीं होती, बल्कि सृष्टि के हर छोटे और उपेक्षित कण में होती है। हमें बस उस कण का सम्मान करना और उसे सही समय पर सही स्थान पर रखना आना चाहिए। विजय तलवारों से नहीं, बल्कि सजगता से हासिल होती है। ग्रेटर देन। इस प्रकार नियमनगरी ने सीखा कि सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता ये जानना नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि यह जानना है कि वर्तमान के सबसे छोटे कण में क्या शक्ति छिपी है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।